नमस्कार। आज हम एक बुक रिव्यू करेंगे और किताब का नाम है अनीता मूरजानी की टाइम टू बी मी। इससे ये सिंधी नाम है मूरजानी। इसमें कुछ जो अनुभव हुआ वो हम शेयर करेंगे। किताब की शुरुआत इस तरह से होती है कि 2 फरवरी 2006 का दिन मुझे तेजी से अस्पताल पहुंचाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि बहुत देर हो चुकी है, पहले आते तो कुछ हो भी सकता था। मेरे पति और मेरी माँ डॉक्टरों से गिड़गिड़ाकर मुझे बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे अधिकतर अंग अब काम करना बंद कर चुके थे और मैं कोमा में पहुंच गई थी। लेकिन मैं उनका वार्तालाप सुन सकती थी। मैं मर रही थी। क्या इसी को मरना कहते हैं? मेरे परिवार के लोग बेकार में परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं उन्हें कहना चाहती थी कि आप लोग दुखी मत होइए, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। वे लोग मुझे निराशा और बेहताशा से आईसीयू की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन वह मैं थी ही नहीं। मैं अपने शरीर को देख सकती थी, मैं लोगों की बातें सुन सकती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। वास्तव में दर्द का मेरे लिए कोई अस्तित्व तो नहीं था। मैं खुश थी और हल्का महसूस कर रही थी, आनंदित और अचेत। अनीता मूरजानी अपनी किताब की शुरुआत ऐसे करती है। ये गुजराती मूल की भारतीय महिला है जो हांगकांग में पली और बढ़ी। किताब के शीर्षक को देखकर ऐसा लगता है कि लेखिका अपनी पहचान की तलाश के लिए तड़प रही है। इसके आरंभ में वो ये कहती है कि मेरा मकसद लोगों को ये बताना नहीं है कि वो जिंदगी कैसे जिए, बल्कि जिंदगी के साथ और लगभग मृत्यु के साथ मेरा जो अनुभव रहा है उसे साझा करना है। किताब की सेटिंग 1990 से लेकर 2006 के बीच और उसके मृत्यु की अंधेरी कोठरी के दरवाजे तक की यात्रा उस लेडी को अलग स्तर पर कैसे पहुंचाती है कि उसके विचार और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। हम सभी की तरह वह भी एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती थी। वह दर्द, बीमारी और मौत से अक्सर डरती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो उसका डर हमेशा के लिए निकल गया। लेखिका ने अपना यही अनुभव इस किताब में संजोया है। किताब के अंदर लेखन शैली में प्रवाह है और जो कुछ कहती हैं उसमें एक ईमानदारी की झलक हमें मिलती है। आगे वो लिखते हैं कि मेरे माता पिता का विवाह पारंपरिक ढंग से हुआ था और मेरा विवाह भी वो इसी तरह से करना चाहते थे। अन्य भारतीयों की तरह है जहां लड़कियों का कार्य बच्चे पैदा करना और परिवार की सेवा करना होता है। एक बार तो आंटी को मैंने अपनी माँ से कहते हुए सुना था कि क्या लड़की पैदा होने पर तुम्हें दुख नहीं हुआ? वास्तव में लड़कियां एक समस्या है, खास तौर पे जब वे बड़ी होती हैं। हर गुजरते साल के साथ दहेज की रकम बढ़ती चली जाती है। हांगकांग के इस स्कूल में भारतीय बच्चे कम ही थे और इस प्रकार के मिक्स्ड स्कूलों की तरह ही उसके हिंदू धर्म, चेहरे की बनावट, रंग और बालों के कारण दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे। अक्सर उसे ख्याल आता कि अच्छा होता यदि वो भारतीय ना होती, फिर मिक्स होती ना वो बच्चों के साथ। जब वह बड़ी हुई तो भेदभाव खत्म हो गया, लेकिन सीमाएं जरूर बनी रही। वह आजाद होकर यूरोप घूमना चाहती थी, एफिल टावर को देखना चाहती थी, मिस्र के पिरामिड, स्पेन और मोरक्को की यात्राएं करना चाहती थी, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं मिली। उसके लिए तो सही आटा गूंथना और चपाती को गोल बनाना ज्यादा अनिवार्य था, क्योंकि अब उसके लिए सही लड़के की तलाश शुरू हो चुकी थी और एक भारतीय लड़का मिल भी गया, सगाई भी हो गई, शादी की तारीख भी तय हो गई। लेकिन अनीता को लग रहा था कि वह अपने आप को कृत्रिम रूप से बदल नहीं पाएगी।
शॉपिंग हो गई, तारीख नजदीक आ गई थी, यहां तक कि मेहमान भी आना शुरू हो गए। लेकिन तभी एक दिन वो अपनी मां के पास जाती है और उसने हिम्मत करके कहा, मां, मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकती। उम्मीद के खिलाफ आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी मां ने इस बात का स्वागत किया। यद्यपि समुदाय के अन्य लोगों ने इसे बहुत बड़ी गलती कहा, इसके बावजूद अनीता ने सगाई तोड़ दी और चेंज के लिए भारत घूमने आ गई। जब लौटकर वापस आई तो उसे एक फ्रेंच कंपनी में जॉब ऑफर भी मिल गया। ये फैशन कंपनी थी जहां घूमने फिरने का ही काम था। यही तो अनीता को चाहिए था। बहुत खुशी हुई उसने और इसे अपने पेरेंट्स को दिखाया। अब बाप को बेटी पर बहुत गर्व था, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन उन्होंने कहा कि बेटी, इतना भी आजाद मत हो जाना कि हमें तेरी शादी करने में दिक्कत आए। इस समय हांगकांग का सिंधी समुदाय उस घटना के बाद खफा हो गया था। अनीता को विद्रोही, जिद्दी और जरूरत से ज्यादा आग्रही मानने लगा था और इस परिवार से लोगों ने अपनी दूरी बना ली। अब दूसरा जीवन साथी भी उसे मिल गया जो उसे स्वाभाविक रूप में स्वीकार करता था। और जब अनीता ने पिछली अपनी घटना बताई तो भी डैनी नूरजानी नाम था उसका। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में। दोनों की शादी से ठीक पहले अनीता के पिता की लेकिन डेथ हो गई। शादी नहीं देख पाए। उनका सपना था बेटी की शादी देखना। अब उसे थोड़ा सदमा लगा, लेकिन शादियां रुकती थोड़ी हैं। कुछ समय के बाद शादी तो हो गई, लेकिन एक अच्छी बात थी कि लड़का अनीता को खुश रखता था, बहुत ही हंसमुख था और उसे ऐसी लड़की चाहिए थी। वास्तव में आजाद ख्याल, सामाजिक परंपराओं में उसे भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। और वो लड़का, हालांकि पहली शादी टूट गई थी, लेकिन ये बहुत अच्छा जीवन साथी साबित हुआ। अनीता के कठिनतम समय में उसके साथ बना रहा। कुछ समय के बाद अनीता की दोस्त थी सोनी, उसके कैंसर होने का पता चला। उसके बाद न्यूज मिलती है कि डैनी, उसके हस्बैंड के जीजा को भी कैंसर है। इन्हीं खबरों के बीच उसने अपने मित्र की सहायता के लिए इंटरनेट पर कैंसर से जुड़ी जानकारी खोजी कि भी मैं कुछ हेल्प कर दूं। तो उसे संदेह हुआ कि इस टाइम पर उसकी उम्र की अनेक महिलाओं की मृत्यु जो है वो कैंसर से हो रही है। अब इसको डर लगने लगा और कैंसर हो ही गया है। स्टेज 2 लिम्फोमा था और इसके बाद ही सोनी की डेथ हो गई जो उसकी दोस्त थी, और उसके पति के जीजा थे, उनकी भी डेथ हो गई। अब थोड़ी डर गई उसको, गुस्सा, निराशा, हताशा, डर सब कुछ अनीता को लगने लगा था। फिर वो 6 महीने के लिए भारत आई। जब आदमी परेशान होता तो जगह जगह इलाज के लिए घूमता है। पुणे में उसको एक योग गुरु मिला। उसने कहा कि कैंसर बीमारी नहीं है, ये डर का प्रतीक है और खुराक के संतुलन से दूर हो जाएगा। 6 महीने वो भारत में रही और बिल्कुल ठीक महसूस करने लगी। इसके बाद जाना ही था वापस, तो हांगकांग चली गई। पर वहां पर उसके दोस्तों ने उसे बताया कि अनीता, कैंसर ऐसी चीज नहीं है जो आयुर्वेद वगैरह से ठीक हो जाए, योगा से ठीक हो जाए। तो ऐसे में आदमी क्या करता, तरह तरह की चीजें आजमाता है। उसने पश्चिमी प्राकृतिक चिकित्सा को भी आजमाया, फिर ध्यान की प्रैक्टिस की, प्रार्थना भी करी, हिप्नोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया, चाइनीज दवाइयां खाई। लेकिन उसको एक ये हुआ कि इनमें विरोध है अजीब सा। कैसे? अब आयुर्वेद में कहते थे कि वेजिटेरियन खाओ, चाइनीज कहते थे कि मांस खाओ, इलाज तो कराओ। और जो वेस्टर्न मेडिसिन वाले थे वो ये कह रहे थे चीनी और डेयरी छोड़ दो, डेयरी का मतलब दूध वगैरह। और आयुर्वेद कहता था ये चीजें खाओ। तो उसे लगा कि ये बीमारी तो बहाना है, ये पूरे जन्मों का कोई फल है। अब थोड़ी वो सिकुड़ी और लोगों से मिलना बंद किया। सारी रात अनीता को नींद नहीं आती थी। अब ऐसे में वजन कम हो गया। और अब डैनी ने बहुत अच्छा काम किया, उसने नौकरी छोड़ दी अपनी वाइफ की सेवा के लिए और दिन रात वो उसके साथ रहता है। और उसने कभी जताया नहीं कि वो कोई एहसान कर रहा है।
अब उसके ऑक्सीजन लग गई, अब लगातार ऑक्सीजन रहती थी अनीता के नाक पर। और एक दिन डॉक्टर ने डैनी उसके हस्बैंड को अकेले में बुलाया और ये कहा कि अब 3 महीने से ज्यादा का मामला नहीं है। अब अनीता ने उनको बात करते हुए देखा तो उसे शक हुआ। उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं मरने वाली हूं। अब डैनी ने थोड़ी बात गवाई, वो बोला कि एक दिन तो सबको ही मरना है। अब क्या होता है, अनीता की हालत और खराब हो जाती है, वो उसको छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ता है। डॉक्टरों ने बहुत सारे टेस्ट किए। अब नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा 1 रात और जिएगी, क्योंकि अब वो कोमा में चली गई। और अब लेकिन उसका खुद का क्या अनुभव है कि वो बाहर से जैसे अपने शरीर को देख पा रही थी और अपने पति और मां के चेहरे पर भय और हताशा के भाव को देख सकती थी। वो कह रही कि मैं सीमाओं से बाहर जा रही थी, इसमें न दर्द था न पीड़ा, सुख मिल रहा था उल्टा। मैं अस्पताल के डॉक्टरों के बीच आपस में जो बातचीत हो रही थी उसको सुन पा रही थी। अब मैं भी बोलना चाहती थी लेकिन कि भाई मुझे कोई तकलीफ वगैरह नहीं है, लेकिन मेरी आवाज नहीं थी। मैं देख पा रही थी कि मेरा भाई अनूप है, वो फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मरने से पहले मुझसे मिल लेना चाहता था। मैंने अपने पिता को, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी, अपने पास पाया। मैंने कहा पिताजी आप तो जैसे कह रहे थे बेटी, मैं तो हमेशा से ही तेरे पास था। मैंने अपने मित्र सोनी, जिसकी डेथ हो चुकी थी, वो भी अपने पास पाया। अब मुझे लगा कि जो मेरा अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस था, वो टाइम स्पेस के बाहर जा रहा था। उसे लग रहा था कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तीनों एक साथ होते हैं। अब मेरे अलग शरीर, जाति, धर्म, आस्था आदि का कोई अस्तित्व नहीं था। हम सब एक धागे में बंधे हुए थे। मेरे मित्र और मेरे परिवार के लोग ही नहीं, यहां तक कि वे बच्चे जिन्होंने मुझे स्कूल में कभी परेशान किया था, मुझे लगा उसी डोर से बंधे हुए। मैंने एक चीज महसूस की कि मैंने दूसरों को खुश करने के लिए क्यों जी रही थी। अपनी चेतना के प्रकाश में अपने अस्तित्व को स्पष्टता से देख पा रही थी कि संसार की अलग अलग दिखने वाली चीजें एक अनंत संपूर्ण के भाग हैं। और इस बीच इसकी हालत बिगड़ने लगी। अब सांस बंद हो गई थी। फिर डॉक्टरों की एक टीम आई भाग करके, उन्होंने फेफड़े में कोई लिक्विड था, उसे सुई से निकाला। अब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है कि धीरे धीरे उसकी चेतना लौटने लगी और उसके लीवर और गुर्दे की जो रिपोर्ट आई नई कि तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अब कहती कि मैंने उन डॉक्टरों को पहचान भी लिया जिन्होंने कोमा के दौरान मुझे इंजेक्शन लगाए थे, क्योंकि उसकी आंख बंद थी। मैंने अपने परिवार को प्रत्येक बातचीत का ब्यौरा ज्यों का त्यों बता दिया, जो उन्होंने आपस में भी बात कर रहे थे ना, वो इस दौरान। डॉक्टर और मेरे परिवार के लोग आश्चर्यचकित थे। मेरी भोजन नली और ऑक्सीजन भी हट गई। और अब उसका एक टेस्ट होता है कैंसर का, बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट, वो नेगेटिव आया। अब डॉक्टर मान नहीं सकते थे, उन्होंने दोबारा भेजा बड़ी लैब में, वहां से भी नेगेटिव आ गया। इसके बाद उन्होंने एक और टेस्ट किया, लिम्फ नोड बायोप्सी टेस्ट, वहां भी कैंसर नहीं निकला। लेकिन डॉक्टर ऐसी बातों को मानने को तैयार नहीं होते आसानी से, क्योंकि कैंसर यूं थोड़ी खत्म हो जाता है। पर मानना पड़ा उनको, और 5 हफ्ते के बाद उसको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब वो घर तो आ गई। थोड़े दिनों के बाद इसके भाई ने इसको एक वेबसाइट का लिंक भेजा कि तू इसको देख। NDERF.com नाम था ये वेबसाइट। डॉक्टर हेनरी लॉन्ग चलाते थे, जो खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कैंसर के डॉक्टर थे। मैंने इस वेबसाइट की कहानियों को बार बार पढ़ा और अनेक लोगों को मृत्यु के निकट जाने का अनुभव था, मेरे जैसा ही अनुभव था। लेकिन जिन लोगों की स्टोरी थी, मैं कैंसर किसी को नहीं था, और जो अनुभव भी मेरे ज्यादा स्पष्ट थे, बाकी लोगों के स्पष्ट नहीं थे। तो इसमें एक लिंक में एक नीचे कहा गया था कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है
तो इस पर क्लिक कीजिए। अब उसने लिंक को क्लिक किया तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए और उसके जवाब उसने डिटेल में एक एक करके दिए। फिर वहां से टेलीफोन आया डॉक्टर के पास से और कई घंटे तक उसका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू डॉक्टर ने लिया। फिर डॉक्टर को इंटरेस्टिंग लगी तो उसने कहा भाई आप हमें परमिशन दे सकते हैं क्या इस कहानी को छापने की। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, तो वेबसाइट पे उन्होंने पब्लिश कर दी। इसके बाद उस कहानी को पढ़ के एक और कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने संपर्क किया, कहा कि भाई मैं आपकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, ये भरोसा नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो वो हांगकांग आए और उन्होंने डॉक्टरों से रिपोर्ट ली, कुछ रिपोर्टों की उन्होंने फोटोस्टेट भी करवाई और जो रिजल्ट देखे फिर तो उन्होंने क्या किया, जो हांगकांग यूनिवर्सिटी है उसमें जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और प्रोफेसर थे उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की और ये केस बताया और ये अपनी रिपोर्ट है उन्होंने मेडिकल जर्नल्स के अंदर जगह जगह दुनिया में भेजी। अब अनीता जब अस्पताल से लौट आई थी तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी और 4 साल की कष्टपूर्ण जिंदगी अब करवट ले चुकी थी। भविष्य की चिंता अब उसको नहीं सताती। अब जिंदगी का हर पहलू उसको खूबसूरत लगता था, यानी कि उसने अपने कमरे की चीजें बहुत टाइम से देखी नहीं थी। हम कोई भी नहीं देखता, हम कहाँ देखते हैं, लेकिन तब उसे लगा कि मैं हर चीज को बारीकी से देख रही हूँ। अब उसे गपबाजी और साधारण जीवन में कोई रुचि नहीं थी। कीड़े मकोड़े, पौधे, गमले ये उसे बड़े सुंदर लगते थे। उनके अंदर एक डिवाइन चीज दिखाई देती है। मच्छर भी नहीं मारे जा रहे थे, उसे कहते मच्छर की जिंदगी होती है, अच्छी भली जिंदगी होती है, वो तो कंप्लीट लाइफ है हमारी तरह। अब उससे क्रिमिनल से भी उसको नफरत नहीं होती बल्कि सहानुभूति। अब किसी की मृत्यु होती तो उसको दुख नहीं होता। बीमारी और बुढ़ापे का डर खत्म हो गया। अब सिंपल लाइफ जीने के लिए, खर्चे कम करने के लिए दोनों ने हांगकांग से दूर चाइना के बॉर्डर पर एक जगह ले ली और वहां रहने लगे। अब लोगों के बारे में धारणा बनाना भी बंद कर दिया उसने और यानी वो जीवन को कंट्रोल करने में अब अनीता को कोई इंटरेस्ट नहीं था, खुद को कंट्रोल करना चाहती थी। और उसने जो अनुभव किया था वो कहती है कि मैं छत पर खड़ी होकर चिल्ला कर दुनिया को बताना चाहती। एक दिन अनीता के पास एक पब्लिशर का फोन आया। उन्होंने कहा कि हम आपकी कहानी छापना चाहते हैं एक बुक के रूप में। और फिर ये कहानी छपी और दुनिया भर में बहुत बिकी है किताब, तो जिसको पुस्तक के रूप में अनीता मूरजानी ने छापा। बाद में वो जगह जगह टॉक शो देती थी, टेलीविजन शोज में भी आई, उसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। आज बस इतना ही। अगली बार एक कोई नई किताब लेकर के आएंगे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन बहुत ही सुंदर और शुभ। नमस्कार।